सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। बिजली सबसे महंगी, रिकवरी सबसे कम और रिलीफ सबसे ज्यादा, ये जिक्र है के इलेक्ट्रिक का। नेपरा ने माली साल 2023-2024 के लिए के इलेक्ट्रिक का बुनियादी टैरिफ 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया, जो कि 2025-26 के लिए 10 सरकारी तकसीम कार कंपनीज यानी डिस्कोस के तकरीबन 28 रुपए फी यूनिट के कौमी औसत निर्ख से 40% ज्यादा है। नेपरा ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के लिए निर्खों के तयन के तरीक़ाकार को तब्दील करते हुए पहले से राइज 100% बिलों की वसूली के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया है और इसके बजाय रिकवरी लॉसेस की टैरिफ में वसूली की इजाज़त दे दी, यानी कि इलेक्ट्रिक को रिलीफ देकर कराची वालों पर एक नया बोझ लाद दिया गया है। वो शहर कराची के जो पाकिस्तान की मुआशी हब है, जिसकी नब्ज़ पर पूरे मुल्क की मईशत धड़कती है, मगर अफसोस इस शहर के बासियों को के इलेक्ट्रिक जैसे निजी इदारे के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एक ऐसा इदारा जिसका फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इस शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम करे, मगर इदारे का ध्यान बिजली की फराहमी से ज़्यादा पैसों की वसूली पर है, जो सिर्फ नफ़ा, मुनाफा और इजाफी चार्जेस को ही अपना नस्बुल ऐन समझता है। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा नाम जो आज कराची से के शहरियों के लिए सहूलत से ज़्यादा बोझ है, रोशनी से ज़्यादा लोड शेडिंग और सर्विस से ज़्यादा लूट मार की अलामत बन चुका है। एक तरफ आवाम को दिन में कई घंटे बिजली से महरूम रखा जाता है, तो दूसरी तरफ उनके बिल नहीं बल्कि जुल्म की चक्की है, जिसमें रोज़ कराची की आवाम पीसी जाती है। आप सितम देखिए कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ हैं तो दूसरी तरफ आवाम के हुकूक की जामिन नेपरा की मेहरबानियाँ, जो आए रोज़ ऐसे फैसले करती है कि लगता है जैसे वो आवाम की नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की हुकूक की निगरानी कर रही है। अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ें सिर्फ गली मोहल्लों या मीडिया तक महदूद नहीं है, अब ये गम गुस्सा ऐवान बाला तक जा पहुँचा है। ऐवान बाला में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर सेनेटर फैसल सब्जवारी ने मेरे ख्याल में वो बात कह दी है कि जो हर कराची वाले के इस वक्त दिल की आवाज़ है। फैसल सब्जवारी ने तहरीक अल्तवा के जरिए ऐवान बाला की तवज्जो के इलेक्ट्रिक की नाअहली की तरफ दिलाई है। फैसल सब्जवारी ने अपनी तहरीक में कहा है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ की मंजूरी देकर कंपनी को अपनी नाकिस कारकर्दगी, बद इंतज़ामी और बदउनवानी की सज़ा आवाम को देने का लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि इस टैरिफ के तहत के इलेक्ट्रिक को रिकवरी लॉसेस यानी गैर अदाशुदा बिल्स को भी सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि सरासर गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कंपनी खुद चोरी ना रोक सके, खुद बिल रिकवर ना करे और उसका सारा का सारा बोझ आवाम पर डाल दे। क्या ये खुली डाकाज़नी नहीं है? 140 अरब रुपए, जी हाँ, एक साल में के इलेक्ट्रिक ने आवाम से इतनी रकम ऐसे नुकसानात की मद में वसूल की जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। फैसल सब्जवारी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यह अमल कानून, अखलाकियात और सार्फिन के हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसका नोटिस आखिर कौन लेगा? यहाँ सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक से कराची वाले आज से तंग नहीं हैं, फिर इस बार इतना शोर क्यों मचा है? तो इसके लिए नेपरा ने जो के इलेक्ट्रिक को रिलीफ दिया है, या यूँ कहें कि कराची के बिजली सार्फिन पर जो बम फोड़ा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। रिलीफ का लफ्ज़ सुनते ही दिल को राहत मिलती है, मगर जब ये लफ्ज़ नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल करे तो समझ जाएं कि इसका मतलब है आवाम पर तकलीफ ही तकलीफ। नेपरा ने पहले के इलेक्ट्रिक को 98 अरब रुपए का ट्रांजिशन लॉस रिलीफ दिया और अब रिकवरी लॉसेस की मद में सालाना 40 अरब से ज़ायद का रिलीफ भी मिल गया, यानी अब ये रकम भी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी। ये रिलीफ नहीं बल्कि रिसोर्सेज का नाजायज़ इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि हर सारिफ के बिल में इजाफा, ये इजाफा घरेलू सार्फिन से लेकर सनती सार्फिन तक सब पर लागू होगा। नेपरा के इस फैसले से सार्फिन पर तकरीबन सालाना 40 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये रिलीफ जिस के इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है, उसी के CEO मोनिस अलवी फरमाते हैं कि अगर हुकूमत 300 नुकसान वाले फीडर्स की जिम्मेदारी ले ले तो कराची से लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है। अब मेरा मोनिस अलवी से ये बहुत ही सादा सा सवाल है कि अगर हुकूमत ने ही चोरी रोकनी है, वसूली करनी है और फीडर्स का इंतज़ाम भी संभालना है, तो फिर आप किस मरज़ की दवा हैं? आप किस खुशी में एक प्राइवेट कंपनी कहलाते हैं? क्या सिर्फ बिल इकट्ठा करना आपका मकसद है? कि इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी पर सार्फिन के गुस्से का तो इस वक्त कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता, जिनके नज़दीक ये कंपनी एक ऐसा सांप है जो दूध पीने के बाद भी डसता है, क्योंकि आवाम को बिजली पूरी मिले ना मिले बिल पूरा भेजा जाता है। फीडर चोरी वाले हों या ना हो, बिल बराबर। ट्रांसमिशन लाइन टूटे या फीडर जल जाए, बिल लाजमन आएगा।
मीटर खराब हो या रीडर ही ना आए, तखमीना लगाकर बिल पहुंचा दिया जाएगा। यानी ना कोई सर्विस, ना कोई एहतसाब, सिर्फ आवाम की जेबों पर डाका है जो धड़ल्ले से डाला जा रहा है। अगर कंपनी अपना काम पूरा करे तो कौन है जो बिल नहीं देगा? सच्ची बात यह है कि आवाम की जेबों से निकली रकम का जायज़ इस्तेमाल हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। नेपरा के हालिया फैसले के बाद के इलेक्ट्रिक को रिकवरी लॉसेस की मद में आने वाले 7 साल में 320 अरब रुपए मिलने जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा आवाम के बजाय इस प्राइवेट कंपनी को होगा। अब आप एक लम्हे को ज़रा सोचें, इस सालाना 40 अरब रुपए अगर कराची के अवाम पर खर्च किए जाएं तो क्या कुछ है जो मुमकिन नहीं है। पंजाब की मिसाल सामने है। पंजाब में सालाना 50 अरब रुपए से पूरे सूबे के लिए हेल्थ कार्ड फराम किया गया है, जिससे लाखों ख़ानदानों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। KPK ने भी इसी तरह सालाना 30 अरब रुपए के बजट में पूरे सूबे को हेल्थ कार्ड दिया है। तो 40 अरब रुपए से यही कार्ड अगर कराची के हर शहरी को दे दिया जाए तो कराची सेहत के मैदान में इनकलाब ला सकता है। जिना, सिविल, अब्बासी शहीद जैसे अस्पताल हाथों हाथ इलाज शुरू कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक को 40 अरब रुपए सालाना देने से इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कराची वालों को बिजली पूरी मिलेगी भी या नहीं। लोड शेडिंग क्या फिर नहीं होगी? लेकिन अगर यही 40 अरब रुपए आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना चाहें तो यकीन मानिए 400 से 500 बेड के 4 अस्पताल हर साल बनाए जा सकते हैं। एक नहीं, 4 अस्पताल और CCU, ICU, जहां ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। तमाम सहूलियात वहां मौजूद होंगी, जहां कैंसर, गुर्दे और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज मुमकिन होगा। इतने ज़बरदस्त ये तमाम हॉस्पिटल बन सकते हैं। यानी 7 साल में 28 जदीद तरीन अस्पताल। तो मैं कहता हूँ कि सिंध के सेहत के निज़ाम में एक इनकलाब आ जाएगा। और इससे भी बढ़कर सालाना 40 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को देने के बजाय अगर कराची की ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए जाएं तो यहाँ हर साल लाहौर जैसी मेट्रो चलाई जा सकती है, जिस पर 30 अरब रुपए लागत आई है। पिशावर की BRT, जिसका तखमीना 41 अरब रुपए लगाया गया, वो भी बनाई जा सकती है। और सबसे बढ़कर कराची की ग्रीन लाइन तर्ज की ट्रांसपोर्ट, जिस पर 35 अरब लागत आई, वो हर साल चलाई जा सकती है। हर साल एक रूट पर यह ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो जाए तो क्या कराची वालों का सफ़र आसान नहीं हो जाएगा? लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नेपरा ये पैसा के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला सुना चुका है। कौन सवाल करेगा कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो सर्विस मुहैया करने में नाकाम है, जिसकी रिकवरीज डिस्कोज में सबसे कम है, जो लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं कर सकी, उस पर इतनी मेहरबानियां, इतनी नवाजिशात आखिर क्यों की जा रही हैं? जो कंपनी कराची के शहरियों को अंधेरों, महंगाई और बिलों के तूफान में धकेलती है, उस पर नेपरा मेहरबान क्यों है? और सवाल हुकूमत का भी है कि वो क्यों इस वक्त खामोश तमाशाई बनी बैठी है। यकीन मानिए अगले चंद सालों में के इलेक्ट्रिक को मिलने वाले 320 अरब रुपए अगर आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो जाएं तो कराची यूरोप जैसा शहर बन सकता है। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बसें, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। कराची में दोबारा ज़िंदगी, रोशनी और सहूलतों की रौनक लौट आएगी। हमारा काम सिर्फ आवाज़ उठाना है, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और अब वक्त है कि नेपरा के फ़ैसलों पर पार्लियामान नज़रसानी करे, कि इलेक्ट्रिक की अजारादारी ख़त्म की जाए और अवामी पैसा आवाम पर खर्च हो, ना कि एक प्राइवेट कंपनी की तिजोरियां भरने के लिए। यही इंसाफ का तकाजा है और यही हर कराची वाले का मुतालबा भी है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए सब हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब। मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब बड़ी अजीबो गरीब और निराली मंतक के इलेक्ट्रिक के CEO की तरफ से सामने आई है कि जो 40 अरब रुपये सालाना इस वक्त उनको ये मिलेंगे, उसका आवाम पर तो कोई बोझ ही नहीं पड़ रहा। तो आवाम पर ये कैसे बोझ नहीं पड़ रहा? अगर सब्सिडी उनको एक प्राइवेट इदारे को दी जा रही है तो आवाम के टैक्स के पैसे से दी जा रही है ना। और ये 7 साल में जो 320 अरब रुपए उन्हें मिलेंगे, इसमें तो कराची का पूरा नक्शा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है। देखिए, के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के शहरियों के लिए एक अजाब से कम नहीं है। इस शहर को 20 साल पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया गया और के इलेक्ट्रिक ऐसा दरिंदा है कि जो ना सिर्फ लोगों की जेबों पे डाका डाल रहा है बल्कि इंसानों को भमोड़ रहा है। अब शदीद गर्मी है, हब्स का आलम है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की 12 घंटे से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। यही वो के इलेक्ट्रिक है कि जिसको सरकार 174 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। इसलिए देती है कि बिला तात्तुल कराची के शहरियों को बिजली मुहैया की जाए, कराची के शहरियों पे लोड शेडिंग का खात्मा हो। अब ये सवाल तो है ही नहीं, ये तो गैर इखलाकी और गैर कानूनी बात है कि इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये एलानिया और गैर एलानिया का मामला नहीं है। कराची के लोगों को बिला तात्तुल
बिजली फराहम करना के इलेक्ट्रिक का दावा था, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की गई। कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारियों में शामिल था। आज के इलेक्ट्रिक अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा है। शहर में 18 घंटे, अगर 12 से 18 घंटे लाइट जाएगी तो आप मुझे बताएं क्या होगा। अभी मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे थे, वो ख़त्म हुए, इंटर के इम्तहानात शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से इंटर के इम्तहानात से लोग फारिग हुए हैं, लेकिन लोग परेशान हैं कि किस तरह रातों को लाइट मौजूद नहीं है। लोग 8-8, 10-10 घंटे नौकरी करके घर लौटते हैं, पानी मौजूद नहीं होता, बिजली मौजूद नहीं होती। शहर कराची के अंदर 50% इलाके ऐसे हैं कि जहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं बिजली की वजह से, और लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। अब देखें, मलीर में 14 दिन से धरना जारी है। IBC मलीर और IBC शाह फैसल के सामने 14 दिन से वहाँ खवातीन, बच्चे, नौजवान रोजाना शाम में आते हैं, आके धरना देकर बैठ जाते हैं IBC के सामने कि जिस IBC पे वो ऑलरेडी 80 से 85% जो है बिलिंग हो रही है। तो ये तो ज्यादती है कि आप के इलेक्ट्रिक को एक तरफ बुनियादी टैरिफ में 40 रुपए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ के इलेक्ट्रिक का मुकर्रर किया है नेपरा ने। ये नेपरा के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों का इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून इसकी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। ये एक ऐसा शैतानी इत्तेहाद है कि जिसने एक जानिब पूरे मुल्क में 35 रुपए फी यूनिट टैरिफ है और कराची में जो बेसिक टैरिफ है वो 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। ये तो सरासर ज्यादती है। ये जुल्म है कराची के रहने वाले लोगों के साथ कि पूरे मुल्क में 35 रुपए हो फी यूनिट और कराची के अंदर 40 रुपए यूनिट आप मुकर्रर कर दीजिए। और इसी तरह आपने देखा कि किस तरह कराची के लोगों के क्लॉ बैक के मद में 54 अरब रुपए का के इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर है। यही के इलेक्ट्रिक वफाकी इदारे सुई सदरन गैस को 200 अरब रुपए देना है, 72 अरब रुपए रेलवे के अदा करना है, और ये कहते हैं कि कराची के लोगों से रिकवरी के नाम पर, यानी रिकवरी भी आप उन लोगों से कर रहे हैं, उन सारिफीन से कर रहे हैं, उन कंज्यूमर से कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूरा बिल दे रहे हैं, लेकिन बिजली आप उनको आधी मुहैया कर रहे हैं। उन पर ही आप बोझ डाल रहे हैं उन कंज्यूमर्स का कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं या अपना बिल अदा नहीं कर रहे। अगर कोई बिल अदा नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है कि वो बिल अदा ना करने वालों के मीटर काटें। उनकी जिम्मेदारी है कि जो चोरी कर रहा है उसको जो है वो उसको सजा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। बजाय इसके कि ये काम किया जाता के इलेक्ट्रिक के CEO साहब कहते हैं कि टोटल जो 2197 फीडर हैं, इन फीडर में से 300 फीडर सरकार खुद ले ले। इस फीडर पे हमें लॉस हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि पूरी के इलेक्ट्रिक को, हुकूमत को पूरी के इलेक्ट्रिक को ओन करना चाहिए, ले लेना चाहिए, कौमिया लेना चाहिए, इसकी निजी तहवील से हुकूमत के पास आ जाए ताकि कराची के रहने वाले लोगों का भला हो। बराह रास्त कौमी ग्रिड से कराची को बिजली मुहैया की जाए। इसी तरह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दीगर कंपनियों को इन्वाइट किया जाए ताकि के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली का खात्मा हो और कराची के लोग सुख का सांस। और मुनीम साहब, बड़ा तजाद है CEO के इलेक्ट्रिक के बयान और उनके एक्शन में, चूंकि हम देखते हैं कि कोई अगर बिल नहीं भी भरता माहाना बिल, वो तो अगले दिन के इलेक्ट्रिक वाले बिजली काटने और मीटर का तार काटने, उसको डिस्कनेक्ट करने आ जाते हैं। तो फिर ये रिकवरी लॉसेस का रोना ये आखिर किस लिए? ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कच्ची आबादियों पर या छोटे इलाकों पर, ये कच्ची आबादियाँ कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेती होंगी और वहाँ भी तो ये कार्रवाइयाँ करते हमें नजर आते हैं। ये रिकवरी लॉसेस कहाँ इनके जनरेट हो रहे हैं? जमात इस्लामी ने नेपरा में 3 जनवरी 2025 को एक केस नेपरा के हवाले किया। हमने ये केस भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस मौजूद है सामने। और रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ एक IBC जो के इलेक्ट्रिक नाज़ाबाद की IBC है, इसमें 19 केसेस हमने नेपरा के पास जमा कराए जो फ्रॉड और बोगस बिलिंग है के इलेक्ट्रिक की। अच्छा। और ये कितनी है? ये कोई 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं है, 71 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग है। अच्छा। जिसमें सिर्फ 19 मीटर्स आप कह रहे हैं? 19 मीटर्स पर जी ये फिगर आपने 19 मीटर्स का दिया, 19 मीटर पर ये 71 करोड़। हमने सिर्फ एक IBC की 19 मीटर्स की फिगर हमने नेपरा के हवाले की है कि किस तरह कराची के शहरियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, किस तरह बोगस बिलिंग हो रही है। 19 केसेस हमने जमा कराए हैं सिर्फ एक फीडर के। अच्छा। और एक IBC नाज़ाबाद के सारे केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। 20 साल हो गए हैं, मीटर नहीं काटा गया और उसके बावजूद वो बिजली भी चल रही है।
बिल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की मिली भगत के साथ ये सारा धंधा जारी है। ये तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि देख के चंद चावल हैं जो हमने नेपरा के सामने रखा है। तो मुनीम साहब, इसका मतलब ये 19 फीडर्स ये जानबूझकर ऐसे सेट किए गए हैं ताकि यहाँ पर वो रिकवरी लॉसेस दिखा के और फिर हुकूमत से सब्सिडी की मद में फ़ायदा ले सकें और अपने टैरिफ रेट्स को ही बढ़ा सकें। देखिए, ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि ये तो 19 वो केसेज हैं कि जो हमने नेपरा के सामने पेश कर दिए। नेपरा के अंदर कराची का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी लड़ रही है। हमारे इमरान शाहिद साहब हमारे के इलेक्ट्रिक सेल के हेड हैं, वो इस पे हियरिंग में होते हैं मौजूद। उन्होंने ये केस जमात इस्लामी कराची की जानिब से पुटअप किया है। ये सिर्फ एक केस है, इस तरह के हज़ारों केसेस कराची के अंदर मौजूद हैं कि जिसको दिखाकर के इलेक्ट्रिक रिकवरी लॉसेस के नाम पर कराची के आम सारिफीन के जेबों पर डाका डाला जाता है। अब मुझे आप बताइए, राइट ऑफ क्लेम के नाम पर। अब राइट ऑफ क्लेम क्या है? राइट ऑफ क्लेम वही है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी में भी के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं। इनकी मिली भगत के साथ चोरी नहीं हो सकती। कुंडा लगाने में, कुंडा निकालने में, इन सारे कामों के अंदर यही लोग इन्वॉल्व हैं। 76 अरब रुपए राइट ऑफ क्लेम के नाम पर ये कराची के वो सार्फिन देंगे कि जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहे हैं, और उन लोगों का कि जो बिजली चोरी करते हैं। अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है आप उसको पकड़िए, अगर कोई इसी तरह कुंडा लगाता है आप उसको पकड़िए। इसकी सजा आप इज्तिमाई तौर पे कराची के शहरियों को नहीं दे सकते। हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, इसकी मज़ाहमत भी करेंगे और हर जगह मज़ाहमत करेंगे। गलियों में, महलों में, चौक चौराहों पे हर जगह इसकी मज़ाहमत की जाएगी जो जुल्म के इलेक्ट्रिक कराची की शहरियों के साथ कर रही है। और मुनीम साहब, इस बार ज़रा ये जो पूरा गेम किया गया, ये ज़रा इसका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। इस बार बराह रास्त बिलिंग नहीं बढ़ाई गई। इस बार यूनिट का रेट पब्लिक की जेब से वो पैसा डायरेक्टली नहीं निकाला जा रहा, बल्कि वो इनडायरेक्टली ऐसे कि गवर्नमेंट से सब्सिडी की मद में नेपरा से अप्रूवल के ज़रिए वो पैसा, अवामी टैक्स का पैसा उनके पास जाएगा। तो ये भी लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त के इलेक्ट्रिक मौक़िफ़ अपना रही है कि लोगों पर तो इसका कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा, जबकि पब्लिक की जेब से गया हुआ टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है। देखिए, आप मुझे बताइए कि एक जानिब बुनियादी टैरिफ में तब्दीली करके 40 रुपए फी यूनिट के इलेक्ट्रिक को दिया गया, जबकि पूरे मुल्क के अंदर 35 रुपए फी यूनिट है। ठीक है ना? तो अब ये जो डिफरेंस है 5 रुपए फी यूनिट, ये कराची के आपके इल्म में होना चाहिए कि 38 लाख कंज्यूमर हैं। 18 लाख कंज्यूमर थे जब निष्कारी हुई थी, इस वक्त 38 लाख कंज्यूमर हैं। के इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन में 20% कमी वाक़ई हुई है। के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज की गई तो के इलेक्ट्रिक 1.4 बिलियन रुपीस के इलेक्ट्रिक को दिए जाते थे, लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में 174 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। ये 174 अरब रुपए किसकी जेबों से जाते हैं? ये हमारे टैक्सेस से जाते हैं। कराची 8 खरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा कराता है, जो पूरे पाकिस्तान के 13 खरब रुपए में 60% है। अब आप देखिए कि जो शहर 8 खरब रुपए टैक्स में जमा करा रहा है, उसकी जेबों पर आप मजीद डाका डाल रहे हैं कि एक तरफ 5 रुपए फी यूनिट पूरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा है। यकसा टैरिफ होना चाहिए। कराची को कौमी ग्रिड से बिजली मिलना चाहिए और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। इसी तरह यकसा टैरिफ होना चाहिए पूरे मुल्क का। ये बुनियादी टैरिफ में जो तब्दीली की गई है ये काबिल कबूल नहीं है। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और इसी तरह जो आपने बात की, देखें 174 अरब रुपए जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी बढ़ाने के लिए तो पूरा खेल किया जाता है। लोग शोर करने लगे हैं, उसके बाद के इलेक्ट्रिक कहे कि हमारे पास तो इतने लॉसेस हैं। खुद इस वक्त नेपरा ने जो इनका रबर स्टैम्प बना हुआ है के इलेक्ट्रिक का, उन्होंने 2 दिन पहले जहां एक तरफ बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया, वहीं के इलेक्ट्रिक को उन्होंने एक नोटिस भेजा, एक लेटर भेजा कि के इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग कर रहा है, ये लोड शेडिंग गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। ये कंज्यूमर पर जो बिल अदा कर रहे हैं उन पर, उनके जेबों पर डाका है। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी मज़ाहमत के जरिए के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला मज़ाहमत करेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र साहब इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। IMF ने पाकिस्तान के क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स को बिजली फराहम करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF का कहना है कि इस फैसले से पहले उनसे मुशावरत नहीं की गई, जो मौजूदा कर्जे के मुआहदे की शराइत के खिलाफ है।
IMF ने इस हवाले से पाकिस्तान से सरकारी वजाहत भी तलब कर ली और ख़बरदार भी किया है कि ऐसे गैर शफाफ इक़दाम मुस्तक़बिल की अदायगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मुल्क पर में बिजली का बहरान पहले ही इस वक्त अपने उरूज पर है। IMF के मुताबिक मुल्क इस वक्त तवानाई की किल्लत और महंगे टैरिफ का शिकार है। ऐसे में इजाफी बोझ आम सार्फिन पर पड़ेगा। दूसरी तरफ गर्दिशी कर्जों का बोझ और तवानाई शोबे का 2.6 ट्रिलियन रुपए का कर्जा मजीद मसाइल पैदा कर सकता है। IMF ने इस ज़िम्न में हुकूमती इक़दामात को मौजूदा मुआहदे में शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। IMF का मजीद ये कहना है इस सिलसिले में कि हुकूमत के बगैर मुशावरत के ऐसे किए जाने वाले फैसले कर्ज प्रोग्राम को भी मुतासर कर सकते हैं और उसके साथ साथ सिक्योरिटी और मीशत के खतरात भी मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त ये बात है कि क्रिप्टो करेंसी पर कोई वाज़ेह पॉलिसी ना होने से मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल फ्रॉड के इम्कानात बड़ी हद तक बढ़ जाते हैं। IMF ने वाज़ेह कर दिया है कि तमाम बड़े माशी फैसले उनसे मुकम्मल मुशावरत के बाद ही किए जाएँ, वरना पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी मालियाती साख को नुकसान पहुँच सकता है। जल्दी वर्चुअल इजलास में इस मामले पर मजीद भी बातचीत होगी, जिसमें बिजली की तकसीम, क्रिप्टो पॉलिसी और बजट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इन सारे अवामिल की मौजूदगी में पाकिस्तान को IMF के साथ मुकम्मल ताउन करना होगा और गैर ज़रूरी मनसूबों पर बिजली ज़ाय करने के बजाय तवानाई बहरान पर तवज्जो देनी होगी, वरना ज़ाहिर है कि माशी मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। अभी सूरत हाल किस रुख पर जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलारी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बड़ा ही इस वक्त डिजिटल करेंसी वाला एक इंपॉर्टेंट मामला है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की जो इजाफी बिजली है वो भी इसमें अच्छी तरह से उसकी कंजम्पशन हो सकती है। लेकिन जो IMF के इस पर रिएक्शंस हैं या उनके जो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा हैं, या वाकई पाकिस्तान को उनसे मशवरा करने की ज़रूरत, क्या समझते हैं आप? दो चीज़ें हैं। देखिए, चूँकि रेगुलर प्रोग्राम जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के 2 प्रोग्राम है, एक तो क्लाइमेट चेंज वाला और दूसरा रेगुलर प्रोग्राम। उसमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को रिड्यूस करना, उसमें बिजली की कास्ट को रिकवर करना, मुकम्मल कास्ट को, और एनर्जी सर्कुलर डेट का खात्मा, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब अगर हम किसी भी सेक्टर के लिए ये अनाउंस करते हैं कि उनको कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे बिजली दी जाएगी, तो IMF को कंसल्ट करना लाजमी होगा। जब हम ये कहते हैं कि पूरी कास्ट रिकवर करेंगे, तो इसका मतलब है कि खा वो क्रिप्टो हो, वो टेक्सटाइल हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो कमर्शियल हो, पूरी कास्ट का जो भी बिजली के इस वक्त चार्जेस हैं, एक तो वो, दूसरा जो पिछले हमारे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और एनर्जी सर्कुलर डेट जमा है, वो सारा कुछ उसमें ऐड हो के बिल लिया जाएगा। तो क्या वो जो कमर्शियल जो भी यूनिट होगा, क्या वो क्रिप्टो करेंसी के लिए, माइनिंग के लिए, क्या वो फिजिबल होगा या नहीं होगा? तो एक तो ये चीज़ है जो कि IMF इस पे बात कर सकती है या उसको करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी पार्लियामेंट में उस पर बात की, बाद में हमने देखा कि एक स्टेट बैंक की तरफ से वजाहत भी आई। अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में अभी इलीगल नहीं तो वो लीगल भी नहीं है, क्योंकि उसके जो रेगुलेशंस और उसकी जो रूल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं वो अभी बनना बाकी हैं। और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने भी वाज़ेह किया कि वो एक टास्क फोर्स है, मशावरती कौंसिल है, जो कि अपनी एडवाइस देगी और उस एडवाइस की रोशनी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। तो जब तक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनते हैं, तब तक IMF पोटेंशियली उस पर बात कर सकता है कि उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ का पहले ऐलान किया जा रहा है, या अगर उसके लिए एनर्जी एलोकेट की जा रही है, जिस चीज़ की अभी लीगल बुनियाद ही नहीं है पाकिस्तान में, उस पर बात करने से पहले, यानी इट्स जंपिंग बिफोर द हार्स जिसको कहा जा सकता है, बिफोर द गन जिसको कहा जा सकता है, कि आप पहली चीज़ जो है उसकी एक लीगल एंटिटी बन जाए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए। जब वो पूरा उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बन जाता है, तो उसके बाद इस तरह की बाकी चीज़ें जो है उसकी अनाउंसमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि IMF जो है उस पर पोटेंशियली नोटिस ले सकती है और उस पर वो मुतनब्बे कर सकती है कि ये चीज़ें जो हैं अभी बहुत प्रीमेच्योर हैं, इस पर फ़िलहाल आप काम ना करें। जो आपके देखने वाले सेक्टर्स हैं, पहले उनको तवज्जो दें और उसको फाइनल करें। तो आबिद साहब, इसका मतलब ये कि अभी जब ये पॉलिसी आ जाएगी बाकायदा तौर पर क्रिप्टो से मुताल्लिक कोई गवर्नमेंट लेवल पर, तो फिर उसके बाद शायद IMF का ये एतराज़ नहीं होगा, चूँकि हम देख रहे हैं कि EV सेक्टर में भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, वहाँ पर भी एक सब्सिडी की बात की गई है बिजली के मामले पर, और उसकी चार्जिंग के लिए जो बिजली के नर्ख हैं उसको कम किए गए। तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार होगा ना कि वो अपनी बिजली को जिस सेक्टर को चाहे सब्सिडाइज़ दें और जिस सेक्टर को चाहे वो उसमें से सब्सिडी माइनस कर दें।
देखिए, इख्तियार जो है सब्सिडी देने का वो हुकूमत का है, लेकिन उसके साथ IMF के साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम गर्दिशी कर्जा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उनके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और जो बिजली की मुकम्मल लागत है जिसकी वजह से, लागत पूरी ना होने की वजह से अगर गर्दिशी कर्जों में इजाफा होता है, यानी आपने महंगी बिजली पैदा की और उसको सस्ते दामों बेचा, या आपने महंगा फर्नेस ऑयल जो है या डीजल वो इंपोर्ट किया और उसको आप सस्ते दामों बेच रहे हैं, तो लफ्ज़ों में आप वही सब्सिडी दे रहे हैं ना। तो हमने ये लिख के दिया है और ये कमिटमेंट की है कि हम पूरी लागत वसूल करेंगे। तो जब पूरी लागत वसूल करेंगे तो स्वाय मुस्तहकीन के जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती है, आपको जनरल सब्सिडी दे नहीं सकते हैं, खा वो EV के लिए सब्सिडी है या किसी और चीज़ के लिए सब्सिडी है। तो EV की अगर तो जो EV चार्जिंग स्टेशन है वो सोलर पे लगे हुए हैं और वहाँ से आप उसको जितनी मर्जी आप सब्सिडाइज रेट पे दे लें, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको ग्रिड से बिजली लेके सब्सिडाइज देना चाह रहे हैं तो पोटेंशियली उस पर एतराज़ आ सकता है कि भाई यही तो वजह है आपके गर्दिशी कर्ज़ों की, और आप फिर दोबारा से गर्दिशी कर्जे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब अभी साहब, ये जो IMF का एतराज़ है ये प्रैक्टिकली असरअंदाज फिर हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर होगा, चूँकि अब मुस्तकबिल के हवाले से तो बड़ी इसकी तैयारी चल रही है, काउंसिल का क़याम हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर अपॉइंट भी हो रहे हैं और उनके साथ मिलकर साथ मीटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं। तो अब ये इस प्रोजेक्ट को किस हद तक मुतासर कर सकता है IMF का एतराज़? यानी एक फ़िलहाल हम ना अनाउंस करें कि हम 2000 मेगावाट उसके लिए रख रहे हैं, पहले अपने कवानीन बना लें, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए। ये तो हुकूमत का अख्तियार है ना, को कल को कहना चाहे कि वो किस सेक्टर को बिजली देगी, तो आज उसको अनाउंस ना किया जाए जब तक कि क्रिप्टो जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बन नहीं जाते और ये एक लीगल डोमेन में नहीं आ जाता। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि हमें कितनी बिजली उसके लिए देनी है और उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उससे कैसे निकलेगा, हम किस रेट पे दे पाएंगे। हो सकता है कि हम उस रेट पे वो फिजिबल ही ना हो जिस पे कि बिटकॉइन जो है उसकी माइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक बिटकॉइन अगर इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर का है पाकिस्तानी करेंसी में, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि वो जो उसको बनाने के लिए यूनिट्स चाहिए वो कितने चाहिए और वो कितने जो है उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, क्या वो एक दूसरे को इक्वेट भी करते हैं कि नहीं, कि ये तो नहीं होता कि जितनी उसकी मालियत है बिटकॉइन की उतनी मालियत की बिजली अगर उस पर खर्च हो जाती है तो हो सकता है कि वो कमर्शियली फिजिबल ही ना हो। सही। तो जिस तरह हम चंद सेक्टर्स को, जैसे माइनिंग सेक्टर है, IT सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेक्टर है, इनको हम एक गेम चेंजर के तौर पर अपनी इकोनॉमी के लिए तस्वुर करते हैं अगले 5 से 8 साल में, तो अभी हम क्रिप्टो के हवाले से वो उम्मीदें नहीं लगा सकते, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें। यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनना बाकी है ना, पहले तो हम उसकी एक बाउंड्री का तयन कर लें, हम देख लें कि उसको फाटिफ के साथ कंप्लायंस कैसे करना है ताकि हम पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिज्म फाइनेंसिंग के कल को जो इंडिया इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को फिर फाटिफ की ग्रे लिस्ट पे ले आए, तो जाहिर है कि हम कोई भी ऐसा यहाँ पे पॉलिसी या लॉ नहीं अपनाना चाहेंगे जो कि फाटिफ के कवानीन से कंट्राडिक्ट करे। तो हमें फाटिफ कंप्लायंस रूल एंड रेगुलेशन जिसको कि हम पूरी तरह से अपना रेगुलेट कर सकें, वॉच कर सकें, वो लेके आना होंगे, और अगर वो ले आते हैं तो जाहिर है कि गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन पहला काम जो पहले करने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और उसकी बाकी चीज़ें तो लेके आएँ, उसके बाद फिर हम उसकी अगला स्टेप जो होगा वो होगा कि यहाँ पे माइनिंग जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्रिप्टो माइनिंग को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलारी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हाल ही में एप्सॉस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी आवाम के माशी एतमाद में नुमाया इजाफा सामने आया है। 42% पाकिस्तानियों का भी ख्याल है कि मुल्क इस वक्त दुरुस्त सिमत में जा रहा है, जो गुज़िश्ता 6 साल की बुलंद तरीन शरह है। इस सर्वे के अहम नुकात के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद पहली बार आवाम की अक्सरियत ने मौशी हालात को बेहतर समझा है, जिससे आवाम में ख़रीदारी और सरमायाकारी में एतमाद भी बहाल हुआ है।
जिससे आइंदा माशी सरगर्मियों में इजाफा भी हो सकता है। इस सर्वे के मुताबिक रोजगार में इस्तेहकाम और लेबर मार्केट पर एतमाद 2019 के बाद से अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी के हवाले से भी आवाम में इस वक्त खासा एतमाद पाया जाता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस बेहतरी को 14 माह की मुनज़्ज़म माशी हिकमत अमली का नतीजा करार दिया है। सर्वे में नौजवानों और खवातीन में भी मुस्बत रुझान देखा गया। देही और शहरी इलाकों के साथ साथ नौजवानों और खवातीन में भी एतमाद में इजाफा हुआ है। IMF के प्रोग्राम के तहत तरक्की के हवाले से सर्वे में ये बात सामने आई है कि मौजूदा $7 अरब के मुआहदे के तहत महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर और माली नज़्म में बेहतरी महसूस की गई है। हुकूमत का कहना है कि बेहतरी प्राइवेट सेक्टर की तरक्की, एक्सपोर्ट, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसियों के बाद आने वाली मुस्बत तब्दीलियों का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया है कि माशी इस्तेहकाम, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और पायदार तरक्की पर काम जारी रहेगा और माहिरीन के मुताबिक अवामी एतमाद में इजाफा पाकिस्तान की माशी बहाली की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकता है, जिससे मुस्तकबिल में पायदार तरक्की पैदा हुई है। अब ये कितना लॉन्ग टर्म है और मुस्तकबिल में ये एतमाद कितना बढ़ सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब, CEO एंड MD आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो एप्सोस का सर्वे आया है, इस तरह के सर्वेज़ की कितनी अहमियत होती है? एक तो पब्लिक की नब्ज़ ज़रा जानने का मौका मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का एतमाद किस तरह से इस वक्त हुकूमत पर और हुकूमत की जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ हैं उन पर बढ़ रहा है। तो अब आने वाले दिनों में यह एतमाद मज़ीद बढ़ेगा, माशी चैलेंजेस से हुकूमत बेहतर तौर पर नबर्द आज़मा हो सकेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आई थिंक यू आर राइट कि ये जो बेहतर जो हमारा कॉन्फिडेंस आया है, बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये पोस्ट ये जो हमने अटेम्प्ट देखी थी इंडिया के साथ जो हमारे टेंशन्स में, आई थिंक ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न है कि जो हम कहते थे कि ग्रीन पासपोर्ट हमारे लिए एक इशू था, आई थिंक कि वो अब हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन चुका है। एक जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा सेफ कंट्री उभर रहा है जो कि जिसके साथ जो है वो चाइना बॉन्डिंग जो है वो हमें नज़र आई है, जिसके बाद लोकल जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बहाल हुआ है। लाइक लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मुल्क से, ये सेफ हेवन बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि लोकल यहाँ पर जो बिजनेस पीपल हैं। और फिर ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है उसकी जो मिकदार है उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव आया है। इस वक्त पॉजिटिव सेंटिमेंट इस हाल पर है कि जहाँ पर हम फेडरेशन देखें या हमारी चेम्बर्स देखें, बिजनेस में देखें या फिर एक कॉमन सिटीजन देखें, उसकी जो अंदर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देख सकते हैं कि वो एक मेजर रीजन है इस वक्त रशिया, यूक्रेन और फिर ओवरऑल जो US टैरिफ के जो इश्यूज हैं उसको लेके एक कॉमन मैन जो है काफ़ी ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहा है इस मुल्क के अंदर, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमने इंडिया को भी अच्छे तरीके से टैकल किया है और इन टेंशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंटली जो है वो इसको अचीव किया है। तो ऐसे अभी जो हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर इस वक्त आवाम का एतमाद बढ़ रहा है, ये बजट के बाद कोई इसमें हम कोई शिफ्ट देख सकते हैं, कोई चेंजेस सामने आ सकती हैं, लोगों के ख्यालात तब्दील हो सकते हैं, चूँकि कोई बड़ा रिलीफ इस वक्त हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। अब तो शायद एक हफ्ते से भी कम की बात रह गई है, तो उसके बाद कहीं कोई लोगों की सोच आपको तब्दील होती नज़र आ रही है या पिछले साल की निस्बत बेहतर फिगर सामने आएंगे? देखें, ये पॉजिटिविटी की तरफ हम जाते जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी आर्म फोर्सेस का जो रोल रहा, हमें ये जो टेंशन डिफ्यूज़ की है इंडिया के साथ, हमने ये एक मेजर रोल था जिसके अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो रिवाइव हुआ है, बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव हुआ है और जाहिर है हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे हम फॉरेन इन्वेस्टर को भी ग्रेजुअली जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। चाहे US की जो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हैं, EU की भी बेहतर भी हैं, ये हमें हर तरीके से बिजनेस इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करेगा, ट्रेड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा, जो हमारा जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाया है, आई थिंक कि इसको काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हमने पॉजिटिवली इसको लिया है। बिजनेस कॉन्फिडेंस का रिवाइवल का मतलब ये है कि हम एक डायरेक्शन में हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वक्त के साथ ये कॉन्फिडेंस जो है इम्प्रूव होगा। आई थिंक कि ये हमारे लिए एक अच्छा है, सिल्वर लाइनिंग है गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। बजट की जहाँ तक बात है उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलरीड का क्लास है उसको बेनिफिट
होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली हम IMF प्रोग्राम में हैं तो तमाम अप्रूवल हमें वहाँ से लेने पड़ते हैं, बट सर्टनली जो है गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है और इसको अब हमने जो है मेंटेन करना है और अपने आप को तरक्की की उस राह की तरफ जाना है, जिससे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रही है। और ऐसे पिछले 20-25 साल में हमने जो FDI के फिगर्स देखे हैं वो एवरेज पर ईयर अराउंड $2 बिलियन के करीब हैं, जो कि बहुत ही लोअर साइड पर हैं। अब जिस तरह लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है, इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी एतमाद बढ़ेगा, तो अपने इस एवरेज को हम क्या इंक्रीज कर सकेंगे? ये ओवर द नाइट हो जाएगा या इसमें भी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? देखिए, आई थिंक इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो हमारी रेमिटेंसेस $40 बिलियन को अब टच कर रही हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो करंट अकाउंट सरप्लस है और जो बहुत सारे हमें जो ऑयल के जो बिल्स थे वो कम हुए हैं, जो ज़ाहिर इंपोर्ट बिल्स हमारे कम हो रहे हैं, तो आई थिंक कि हमारे वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ग्रोथ डायरेक्शन। 3.5% जो है ग्रोथ आ गई है और आने वाले वक्तों में ग्रोथ बढ़ेगी। तो आई थिंक ये चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर हमें, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुल्क का काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, जिससे जो है वो तवक्को है कि फॉरेन इन्वेस्टर FDI नंबर्स आने वाले वक्तों के अंदर बेहतर होंगे, स्पेशली सऊदी साइड जो है और फिर जो हमें UAE की साइड है, कतर की साइड है, वहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। स्पेशली जो टेंशन हमारे इंडिया के साथ बेहतर हुए हैं वहाँ पर काफी लोग हमारा सपोर्ट भी चाहते हैं। तो आई थिंक ये मिलिटरीली हमें अपना ज्यादा एक एज मिली है, जिससे हमें जो है गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा डायरेक्शन लेगी, क्योंकि जाहिर है वो भी हमारी हेल्प चाहेंगे और ऐसे कंट्रीज जो कि छोटे कंट्रीज हैं वो हमारी हेल्प चाहेंगे। और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि CPEC के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट आने वाले वक्तों में देखने में नजर आए। तो ऐसा मैक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, उनके बड़े अच्छे नताइज भी आ रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों में जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी खासी हद तक अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो कब से हम फील कर सकेंगे? वो राइट आफ्टर बजट होगा या अभी भी उसमें कुछ मजीद वक्त दरकार होगा? जो एक मुश्किल फेज़ था पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ख़ासतौर पर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे वो तो अब सारे ऑलमोस्ट अबूर हो चुके हैं। अब जो एक बेहतर और पिछले वक्त से बेहतर वक्त कब उसका आगाज़ होगा? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो है कि इस बजट से ही जो है मामलात बेहतर हो जाएं, जिसके अंदर प्राइमरीली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ मिलने लगा है। IMF से काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस है या पावर टैरिफ है वो इंडस्ट्रियल्स के लिए भी कम हो, और आई थिंक कि वो जो है इंडिविजुअल्स के लिए भी कम होते हुए नजर आ रहा है। तो आई थिंक कि उनके अप्रूवल्स पेंडिंग है, बट हमें ये नजर आ रहा है कि इन चैलेंजेस के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस का जो बढ़ना है, सर्टनली ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएगा और लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है वो ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट को भी जो है वो हेल्प करेगा। इसके अलावा US का अपना कमिटमेंट है हमारे साथ, जो कम टैरिफ के मद के अंदर हमें इंसेंटिव्स देगा और फिर हमारे साथ जो ट्रेड बैलेंसेज हैं उनको इम्प्रूव करेगा अपने साथ। आई थिंक वो भी एक सिल्वर लाइनिंग आने वाले वक्तों में नजर आती है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि हम जो तरक्की की रफ्तार जो इससे पहले 6% तक हम चले गए थे वो दोबारा से हमें जो है आने वाले वक्तों में नजर आए। और GDP ग्रोथ जब बढ़ती है, जाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी उससे कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और फिर जाहिर है उससे हम नजर आएगा कि आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेहनती साहब। MD फबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।